हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पढ़ ले 10 और यार आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक कमेंट पढ़ा था। वो कमेंट था कि भैया यार जब से कोर्स आया ना तब से आपने यूट्यूब पर लेक्चर डालना बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है सब बंद हो गया। अब सही बात तो ये है कि यार 1-1.5 वीक से पूरा कोविड का सीन चल रहा था। मैं और प्रणय दोनों कोविड पॉजिटिव थे। मैंने ये काफी बार बता भी रखा है, मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था और कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था। ठीक है, जिस कारण कहीं भी कोई भी लेक्चर नहीं जा रहे थे। ठीक है, कहीं भी कोई भी लेक्चर नहीं जा रहे थे, है ना। तो सीन ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार ये अपनी यूट्यूब फैमिली ना, इसको भूला नहीं जा सकता और ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल ही दो कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज, थ्रोट इन्फेक्शन हमको काफी था। ठीक है, जिस कारण मैं बोलने भी जाऊं तो मुझे खांसी आ जाती थी, जिस कारण मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं इसको, एक बार ठीक हो जाए। क्योंकि यार होता ही है ना कि अगर जब आप ठीक नहीं हो और अगर आप बहुत सारा काम करने लग जाओ तो फिर वो एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है और मैं चाहता नहीं था, क्योंकि तुम्हारी अभी एग्जाम्स भी आने वाली, बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए यार मैंने कहा 1 वीक का गैप चल जाएगा पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बाद में, इसलिए मैंने कहा कि अपन इसको थोड़ा सा आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझो यार कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कभी कुछ होने भी नहीं वाला। ठीक है, ऐसा कभी कभी कुछ होगा नहीं, तो ये दिमाग से हटा ही दो अपने। ठीक है, अपनी तबाही फैम है और बिल्कुल अलग लेवल का बॉन्ड है अपने अंदर। ठीक है, दूसरी चीज यार, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी सीरीज आ रही है। ठीक है, कल यानी कि संडे को उसका पहला एपिसोड जो है वो आएगा। ठीक है, तो वो देखना जरूर, बहुत ही प्यारी सीरीज है, बहुत मजा तुमको आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू लव इट। ठीक है, तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हैं चैनल पे तो, और उस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर आने वाली है और आती रहती है। सुबह से चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहली चीज चार्जेस की हम बात करेंगे। तो चार्ज, भाई 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बारे में कोई कुछ हमको कुछ नया नहीं बताएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि यार 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक होता है अपना पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है अपना नेगेटिव चार्ज होता है। पर एक चीज जो कि हमको जानना जरूरी है वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन चार्जेस से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ओके, बहुत सही। तो ये डेफिनेशन पढ़ो यार। इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। समझ रहे हो? और ये मैं तुमको आगे डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे आएगा, करंट वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे आएगा। पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जिस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर के अंदर, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर इतना कुछ समझो मत, तुम आओ सीधा इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है इस चैप्टर की। ठीक, हमें पता है यार कि 2 टाइप के चार्जेस हैं। हाँ है भैया, बिल्कुल है। एक होता है अपना पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है अपना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम लोगों ने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रखा है ना, मैग्नेट के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जैसे कि ये मैग्नेट है एक, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और ये दूसरा मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। वेरी गुड, ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर भागेंगे। अच्छा, वो कहेगा नहीं भैया मैं नहीं तेरे पास आ सकता, मेरे को तेरे से दूर भागना है क्योंकि तू मेरे जैसा ही है। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, ये दूसरा मैग्नेट इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। ठीक है, ग्रेट। इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अट्रैक्ट बोलने पर खांसी नहीं आई मेरे को, सच्ची में खांसी आई, है ना। तो तुम बोलोगे भैया, ठीक है। सो अट्रैक्ट होंगे ये दोनों, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों अनलाइक पोल्स हैं। कैसे पोल्स हैं? अनलाइक पोल्स हैं, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये मैग्नेट चिपकेगा। तुमने बहुत सारी बार देखा होगा जब तुम 2 मैग्नेट को पास में लाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम पास ला रहे हो ना तो वो एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। वो ऐसा फोर्स, मतलब वो एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, इसलिए तुमको फोर्स भी फील होता होगा कि अरे चिपक ही नहीं रहे। वही तुमने उल्टी साइड लगा दी, ठीक है, मतलब तुम उल्टी साइड से लेकर आ गए और चिपकाने की कोशिश की तो फट से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऐसा हो रहा होता है कि जब 2 नॉर्थ पोल पास में आ जाए या फिर 2 साउथ पोल पास में आ जाए तो क्या होगा, तो होगा ये कि जैसे कि ये नॉर्थ और नॉर्थ पास में, इधर साउथ और साउथ पास में, दोनों ही केस में क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब नॉर्थ और साउथ पास में आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सेम होता है चार्जेस के केस में। ठीक है,
चार्ज के केस में भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही होती है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब बहुत अच्छा डायग्राम बनाना मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, है ना। बताओ क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक चार्जेस हैं, है ना। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव पास में लेकर आ जाऊं या फिर नेगेटिव नेगेटिव पास में लेकर आ जाऊं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेंगे। पर इस केस में क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों भी लाइक चार्जेस हैं, पर ये अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए बात को? इजी है, बहुत इजी है। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं, है ना, अब हम बात करते हैं कुछ मुद्दे की जो कि शायद तुम अभी इस चैप्टर में सीखोगे नया नया। वो ये है कि स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब जब हम स्मॉलेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? इट इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब इस बारे में डिटेल में तुम लोग और 11वीं 12वीं में पढ़ते हो। ठीक है, इसके अंदर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हमको ध्यान किस पर देना है? ध्यान देना है इस पर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है चार्ज इज क्वांटाइज। तो हमने 3 पॉइंट्स की बात कर ली भाई। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक, ग्रेट। अब जब मैं बात करता हूं चार्ज इज क्वांटाइज्ड की, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब है? और मैं हमेशा से इसके लिए एक ही एग्जांपल देते आ रहा हूं। पिछले साल भी मैंने यही एग्जांपल दिया था, सबको समझ में आ गया था। इस साल भी मैं एग्जांपल दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ये मान लो कि एक थिएटर है। ठीक है, क्या है? थिएटर है, बहुत सही। इसके अंदर मान लो कि टोटल 50 पीपल बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 50 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर टोटल 50 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये देखो खाना बन रहा है, आ जाओ खाने, मेरे को भी नहीं पता क्या बन रहा है। ठीक है, 50 लोग बैठे हुए हैं और मैंने बोला कि हर इंसान के पास में 2 स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, हर इंसान के पास में 2 स्मार्टफोन्स हैं। समझ गए बात को? हाँ, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सब बिजनेसमैन है, सबके पास 2 स्मार्टफोन है। ठीक है, अच्छा 2 फोन्स ईच। ठीक है, अंदर 50 लोग हैं और टोटल, और हर किसी के पास में 2 फोन्स हैं। ठीक है, अब यहां से एक इंसान जा रहा था, उसको पता है कि अंदर कितने लोग बैठे हैं और अंदर हर एक के पास में 2 फोन्स है, उसको ये चीज पता है। मैं आया इधर से, ठीक है, और मैंने इसको पूछा कि भाई मेरे को एक बात बताओ, इस थिएटर के अंदर टोटल कितने स्मार्टफोन्स हैं? ठीक है, मैंने उससे पूछा कि इस थिएटर के अंदर टोटल कितने स्मार्टफोन्स हैं। इसने मेरे को तुरंत बता दिया। कैसे बताया? इसने बोला यार कि अंदर लोग हैं 50। ठीक है, अंदर लोग कितने हैं? 50 हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हर एक के पास में कितने फोन्स हैं? 2 फोन्स हैं। तो टोटल फोन्स कितने हुए अंदर? 100। तो इसने मुझे बोला कि अंदर यार 100 स्मार्टफोन्स हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत सही। भैया इसका चार्जेस क्वांटाइज से क्या रिलेशन है? बता दो। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। चार्जेस क्वांटाइज का ये मतलब है, चार्जेस क्वांटाइज का ये मतलब है कि जब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मुझे कोई बोलता है कि यार ये जो है ना, पहले तुमको बता दूं कि मैं तुमको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछता है कि इस रिमोट के अंदर ना, मान लो इस रिमोट के अंदर 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि इस रिमोट के अंदर, किसी ने मुझसे ये पूछा पहली बात तो कि इस रिमोट का चार्ज क्या होगा, इस रिमोट पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये किसी ने मुझसे पूछा। अच्छा, तो मैंने सोचा कि इस रिमोट के अंदर टोटल 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस रिमोट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इस रिमोट के अंदर टोटल 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज इतना है। ठीक है, तो इस रिमोट के ऊपर का चार्ज कितना हो जाएगा? जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में इस रिमोट के ऊपर का चार्ज आ जाएगा। अब समझे थिएटर वाला एग्जांपल मैंने क्यों दिया? अब समझ में आ रहा है कि वो जो थिएटर वाले एग्जांपल में दे रहा था वो क्यों दे रहा था। ठीक है, अंदर लोग थे 50 और हर एक के पास में 2 फोन्स थे। अंदर लोग थे 50, हर एक के पास में 2 फोन्स थे, तो टोटल हो गए 100 फोन्स। वैसे ही अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 10 लाख, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इस रिमोट के ऊपर का
चार्ज हो जाएगा एंड दिस इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तुम देखोगे Q इज इक्वल टू Ni लिखा हुआ है। Ni क्यों लिखा हुआ है? N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसने हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया भैया। ठीक है, उसने हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, उसने जो है हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाकर दे दिया। उसने बोला Q इज इक्वल टू Ni है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब भाई किसी बॉडी के अंदर हो सकता है कि 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स हो, किसी के अंदर 2 लाख हो, किसी के अंदर 10 लाख हो। ठीक है, तो सभी केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, पर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज जो है ना वो सब जगह सेम रहता है। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर भाई कोई भी मुझसे पूछता है कि इस बताओ इस पेन के ऊपर का चार्ज कितना होगा, तो मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। ठीक है, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। वो अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसको E से मल्टीप्लाई कर दूंगा। E क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल में ये चीज अवेलेबल है। ठीक है, ग्रेट। तो आपका n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 10, 15, 50, 100, ठीक है, 120, 250, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, बहुत सही। तो किसी बॉडी के ऊपर का चार्ज, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर का चार्ज आप कैसे निकाल सकते हो? उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ग्रेट, समझ गए? एक और चीज इसके अंदर है। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर है, वो ये है कि यार जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं अभी तक क्या बात कर रहा था कि बॉडी पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा कि भैया उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बस अगर ये मुझे पता चल गया तो मैं E से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और E मुझे पता ही है। ठीक है, बहुत सही। अब मुझसे कोई उल्टा सवाल करता है, मुझसे कोई बोलता है कि यार मैं तुझे बताता हूं कि बॉडी पे चार्ज कितना है। मान लो कि मैं 1 कूलम चार्ज की बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। ठीक है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो कूलम होती है। कोई मुझे कहता है कि यार मुझे एक बात बता, मैं ना तुझे उल्टा क्वेश्चन करता हूं। उसने मुझे बोला कि यार मुझे बता कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। उसने क्या किया, Q इज इक्वल टू Ni, इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो उसने मुझे Q दे दिया। उसने मुझे बोला कि 1 कूलम चार्ज पर ठीक है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे N निकालना है, मेरे पास में Q है, मेरे पास में E भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से भी आपको सवाल किया जा सकता है। अगर किसी ने आपको बोला कि बता कि 10 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको वैल्यू किस चीज की दी है? चार्ज की। ठीक है, आपको निकालना क्या है? N निकालना है। इस पूरे फार्मूला के अंदर E तुमको ऑलरेडी पता है, या तो तुमसे चार्ज पूछा जाएगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैन यू इमेजिन? जस्ट लुक एट द नंबर 6.25 into 10 to the power 18। मतलब भाई साहब इंसान का दिन निकल जाए पूरा इसको काउंट करते करते, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, तो सिर्फ 1 कूलम चार्ज में, भाई साहब सिर्फ 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुमको समझ में आ रहा है? सिर्फ 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोचो कि अगर मैं 10, 15, 20 कूलम की बात करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं? बहुत सही। ठीक है, ग्रेट। तो इतनी हमने बात कर ली है। एक बार समराइज कर देता हूं। Q इज इक्वल टू Ni, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये जो आपका फॉर्मूला है इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, फिर मैंने तुमको ये बता दिया कि यहाँ पर E जो है हमको पता है। E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, और Q मतलब पूरी बॉडी के ऊपर का चार्ज। ठीक, ग्रेट। अब हम सीधा आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, है ना। अब अपन सीधा आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ये ना ये चैप्टर जब मैं स्कूल में था, जब मेरे को स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो बच्चे ऐसे, जैसे कि मान लो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये रो सबसे ज्यादा सिंसियर, है ना। मैं था इस रो में मैं था इस रो में। ये रो कर रही है पूरा सब कुछ, है ना। इस रो में भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बाकी सबको समझ में आ रहा है। यहां से जो टॉपिक जो है वो ऐसे कटते जा रहे थे। मतलब इस रो को ये नहीं पता कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, इस रो को ये नहीं पता कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, और इस रो को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। ठीक है तो बहुत ही मजेदार चैप्टर था जब ये पढ़ाया जाता था। तो पर यार जब मैंने पर्सनली जब इसको पहली बार सीखा था ना, एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, पर धीरे धीरे ऑफकोर्स अब काफी समय हो चुका है, जब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे इसके कि ओ भाई साहब ये तो इतनी इजी चीज है, तब उस समय 10th में, ठीक है, तब मेरे को लगा कि वाह यार, मतलब ये तो अपना पसंद का चैप्टर है। ठीक है, ग्रेट।
तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बता रखा था, वो क्या था, वो ये था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जब भी रेट की बात आती है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रुपीज आता है क्या? नहीं, वो रेट नहीं। हम पूछते ना भैया कि इस पिलो का रेट क्या है, ये पेयर ऑफ शूज का रेट क्या है, वो रेट नहीं, ठीक है। यहां पर हम रेट की जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं टाइम की, ठीक है। जैसे कि कोई मुझे बोलता है कि यार बताओ कि इस रिवर के अंदर से किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार अज्यूम कर लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की रेट से जो पानी है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पर आवर आया, आर मतलब टाइम, ठीक है, आर मतलब क्या? टाइम। तो जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका रिलेशन भी टाइम के साथ में है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। मैं तुमको बताता हूं कि करंट को ना हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो इस आई का फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I is equals to Q by T. This is the formula of electric current। और हमारे पास में अभी ये चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अभी तुम देखो बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। तो भाई क्या हुआ? सीधा सा गणित, बिल्कुल सीधा सा गणित, जो डेफिनेशन में है वही फॉर्मूला के अंदर है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस Q by T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये अपना करंट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक और चीज, करंट की जो एसआई यूनिट होती है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ठीक। और अब बहुत सही, बहुत ही गजब, है ना। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एक फॉर्मूला अपने पास में आ चुका है ना। ये करंट का फॉर्मूला है। अब इसके बारे में कुछ और हमें बातें करनी है, डिस्कशन करना है। ये सेम ही चीज है, ठीक है, सेम ही चीज है, ठीक। इसके अंदर मैं तुमको बताता हूं कि क्या है। ये जो नीचे की लाइन लिखी है ना, इसका मतलब क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। सब दोगलापन चल रहा है सब दोगलापन चल रहा है। ऐसे इंडिया के अंदर ना लोगों के अंदर ऐसे शार्क टैंक घुस गया है। अगर तुमने शार्क टैंक का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि कोई एक देखो, ज्यादा टाइम तुम्हारे पास में नहीं है, कोई भी एक देखो, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। पर द पीपल सिटिंग देयर एज इन्वेस्टर्स, यू विल लर्न सो मच फ्रॉम देम। लिटरली इतना सीखोगे उनसे, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये उधर के सारे डायलॉग्स हैं, ये सब दोगलापन है। अच्छा, बात करते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। क्या कह रहा है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास में एक सर्किट है, ठीक है। ये क्या है? अपने पास में एक सर्किट है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव वाला, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है हमको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। समझ गए बात को? तो यही बोला जाता है कि दी फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट जो है ना वो क्या है? फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मतलब अगर इन शॉर्ट अगर आपका करंट ऐसा जा रहा है, इसका या फिर ऐसा बोलो कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, जो कि मैंने तुमको यहां पर अभी बताया। ठीक है, तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एन इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसकी पूरी कहानी क्या है भाई साहब? ये ऐसा भी तो बोल सकते थे कि यार प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों की जा रही है? भाई प्रोटॉन्स भी तो फ्लो कर रहे होंगे ना, ऐसा तुमको लगता है? देखते हैं, अभी प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है।
ऐसा भी तो बोल सकते थे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट के डायरेक्शन के कंपैरिजन में? ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो अभी हम लोग गणित समझेंगे, और यहीं से तुमको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें पीछे जो है मतलब पास्ट में हुई थी और जिस कारण जो है ये चीज बोली जाती है। ठीक है, तो यार इसका कारण क्या हो सकता है ना, इसका रीजन क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। देखो जरा, बहुत मजेदार है। ठीक है, इसका रीजन यहां पर लॉजिक मैं तुमको बताता हूं। इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो जैसे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, ये जो रेड कलर का आपका एरो है ना, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का एरो है दैट इज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, जब यार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कवरी हुई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है वो पता किया गया था, पता चला था, उस समय सीन है ना कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए क्या माना जाता था, यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फिर आपके जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ये माना जाता था। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये माना जाता था कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये माना जाता था। अच्छा, फिर बाद में पता चला, बाद में बत्ती जली। क्या बत्ती जली? अरे ओ माय गॉड, प्रोटॉन्स तो फ्लो करते ही नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो करते ही नहीं है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, चार्जेस जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव चार्जेस होता है ना वो फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पता चल गया है ना, बहुत सही। अब करें क्या? ठीक है, अब करें क्या? बोल तो दिया गया है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जो कि सच बात है, और ये भी बोल दिया गया है कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा बोला जाता है कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग में घुसेगा नहीं, बस इतना है कि पहले ऐसा बोला जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन के तरह होता है। ठीक है, पर बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। इसलिए बोला गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है, बस। ठीक है, इसी को कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुमको बताऊं तो तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर ऐसे भी मत याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दैट इज इट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना ही तुमको समझ में रखना है। उसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैंने तुमको बता दिया। तो यार अब ये तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो बोल नहीं सकते कि यार करंट का डायरेक्शन ये नहीं हो सकता, उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए ये बोला गया कि नहीं, एक काम करो, इसको ऐसा बोल दो कि यार प्रोटॉन्स के नहीं, फिर पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा, बस यहां पर चार्ज अलग हो गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, बस इतना याद रखो कि नेगेटिव मतलब आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं उनके डायरेक्शन में करंट, उनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अच्छा, तो ये देखो, जैसे कि मैंने तुमको बताया, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज तुमको बताता हूं, करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एमीटर बुलाते हैं। ठीक है, तो करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, वेरी गुड, उसे एमीटर कहा जाता है ना। ग्रेट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इतनी बात हमने समझ ली कि इलेक्ट्रिक करंट का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज 1 एम्पियर। और यार जब भी तुम ऐसे सवाल देखोगे ना, तुम बड़ी ही आसानी से इनके जवाब दे पाओगे। ठीक है, 1 एम्पियर मतलब क्या? अच्छा, पहली बात तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं।
आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, करंट का ये फॉर्मूला है ना, इतना तो हमको पता है, इतना हम लोग जानते हैं बहुत सी, ठीक। अच्छा, अगर मुझे आई की वैल्यू 1 चाहिए, अगर मुझे आई की वैल्यू 1 चाहिए, मतलब मेरा आंसर 1 आना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है क्या मैं यहां पर, भाई देखो वैसे तो बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं, पर अगर मैं बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से देखने जाऊं तो अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है और अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, ठीक है, Q की वैल्यू अगर 1 कूलम है और टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकेंड है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, आएगा नहीं आएगा बताओ मेरे को, है ना, 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, टाइम, और ये क्या है आपका करंट, है ना, समझ रहे हो, बहुत सही। तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, अगर व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं डिफाइन कर सकता हूं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा एक सर्किट से 1 सेकेंड में, ठीक है, या फिर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा एक सर्किट से फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, तो जो करंट वहां होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक, समझ गए बात को। और ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, तुमको बस यार फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आंसर तुम खुद फॉर्म कर सकते हो, आंसर तुम खुद फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कैसे फॉर्म कर सकते हो, क्या हो गया इसको, क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है, बहुत सही। तो क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है कि यार जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए, तो जो द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है, बहुत सही, द करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कैसे याद रखोगे भाई, Q की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू भी 1 ही आएगी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली Q इज इक्वल टू NE इस फॉर्मूला की, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट की, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है करंट क्या होता है, फिर हमने बात की व्हाट इज 1 एम्पियर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें देखो कुछ कुछ आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे, कैसे, जैसे कि ये पावर सोर्स है या फिर आपका सेल है ना, ये क्या है, सेल है, ये क्या है, हमारा बल्ब है, ठीक है, ये क्या है, स्विच है, ठीक है, ये क्या है, स्विच है। तो ये आपके सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स है और इन्हीं कंपोनेंट्स को भी हम लोग आगे 5-1 मिनट में देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको इसका लॉजिक बता देता हूं क्या होता है। ये स्विच ऑफ पोजीशन में क्यों है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है, स्विच ऑफ है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, मैं इतना इतना पोर्शन ना यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, बहुत सही। ये स्विच ऑफ पोजीशन में, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो जब करंट यहां से आएगा, करंट ऐसे आएगा ना, यहां से आएगा, ठीक है, तो उस करंट के लिए तो जगह ही नहीं है जाने के लिए, जगह नहीं है, मतलब कनेक्शन ही नहीं है, ये कनेक्शन टूटा हुआ है, देखो ये वाला, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है तो करंट क्या हवा में फ्लो करेगा, ऐसे कूद के जाएगा, है धमाल वाली कार है क्या वो, जो ये ऐसे ब्रिज टूटा हुआ है यहां से जंप मार के चलेगा, नहीं, ये ब्रिज तो टूटा हुआ है, ऐसा अगर करंट को जाना होता तो नहीं जा पाता, क्योंकि ब्रिज टूटा हुआ है, तो करंट को फ्लो करने के लिए बीच में जगह ही नहीं है ना, जाएगा कैसे, ठीक। इसीलिए इस स्विच को बोला जाता है कि ये स्विच ऑफ पोजीशन में, जब ये स्विच ऑफ पोजीशन में होगा, और इसीलिए घरों के अंदर भी हम लोग यही देखते हैं कि जब स्विच ऑफ होता है तब लाइट नहीं जलती, क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो लाइट जो है वो नहीं जल रही है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो क्या होता है कि सर्किट वापस से चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये स्विच ऑन कैसे होगा, ऐसे, जब ये वाली ये जो है, ठीक है, ये स्विच ऑन है, ठीक है, अब करंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। क्यों स्विच ऑन है ये, क्योंकि अब सर्किट जो है वो ब्रोकन नहीं है, ठीक है, ग्रेट। अब सर्किट जो है वो पूरा हो चुका है, तो अब करंट फ्लो कर सकता है। और जब ये इसको जब तुम ऑन करोगे ना, मतलब तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, तो करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अभी ये बल्ब जल नहीं रहा, अगर ये वाला केस है तो जल नहीं रहा क्योंकि स्विच ऑफ पोजीशन में है, जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो वो जलने लग जाएगा, ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करेंगे यार सारे सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स की और उनके सिंबल्स की, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक सेल, ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी से उठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा अलग सा कलर तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अजीब वगरीब क्वालिटी दिख रही होगी।
तुम अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो इसको। इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव नेगेटिव। और ऐसे ही सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को अगर तुम कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। जैसे कि ये सेल है, इन्हीं सेल्स को अगर मैं ऐसे कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स लेके मैंने उनको कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गई, ठीक है। ये क्या बन गया, बैटरी बन गई, ठीक है, बहुत सही। ये क्या बन गया, बैटरी बन गई, ठीक, बहुत सही। तीसरा है प्लग की और स्विच। देखो अभी हमने स्विच कुछ ऐसा देखा था, ठीक है, ठीक है, ऐसा देखा था, पर जनरली जो हम लोग डायग्राम के अंदर बनाते हैं, जो तुम देखोगे लैब के अंदर भी, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो होता है ऐसा, वो एक की होती है, ठीक है, एक की होती है, वो की कुछ ऐसी दिखती है, वो की ना कुछ ऐसी दिखती है, कुछ इस प्रकार की वो की जो है वो दिखती है, ठीक है। तो क्या होता है कि उस की को जब इंसर्ट किया जाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है। मतलब क्या होता है, मतलब ये कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पर जैसे उस की को निकाला गया सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, है ना। जिस कारण क्या होगा, जिस कारण ये होगा कि करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ऐसा दिखाया जा रहा है, जब ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है कि स्विच, मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, ठीक है। ये क्या है, मतलब ओपन है, मतलब क्या है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। वही अगर ऐसा कुछ हो, बीच में अगर ऐसी डॉट हो, तो ये क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब बीच में डॉट है, ये टॉप व्यू है तुम्हारा, जब इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, ठीक है, वेरी गुड। तो जब ये की इंसर्ट की गई है तो सर्किट आपका क्या है, क्लोज हो चुका है ना। इसका ये मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है। जब की इंसर्ट नहीं की गई, ये वाला केस, ठीक है, तो आपका जो सर्किट है वो ब्रोकन है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या फिर ओपन कह सकते हो, ठीक है। जब उसमें की इंसर्ट करोगे तभी वो पूरा होगा, ठीक है, ग्रेट। तो ये जो है वो की विदाउट इंसर्टेड, ये की इंसर्टेड, ठीक। फिर आता है अपना नीचे वाला एक वायर जॉइंट, जैसे कि ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है, यहां पर जॉइंट है, तो बहुत ही सिंपल सा है इसको समझना, ठीक है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है, ये दोनों वायर जो है एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। ये सेम ही चीज है यहाँ पर 6 पॉइंट, ठीक है, पीछे आते थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा भी बनाया जाता है, जनरली तुम ऐसा बनाने में काफी समय लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मत बनाना, तुम बनाना चाहो सर्किट में तो ऐसा बना दिया करो, ये भी बल्ब ही है तुम्हारा, ठीक है। फिर आता है रेजिस्टर, समझेंगे क्या होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। हार्ट बीट्स नहीं होती, वो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक ही टाइप के होता है, ऐसे डिश डिश डिश, तो ये रेजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं चिंता मत करो, ठीक है। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब क्या, जो कि चेंज हो सकता है, इसलिए देखो यहाँ पर सिंबल सेम है रेजिस्टेंस जैसा, है ना, बस यहाँ पर ऐसा एक एरो लगा दिया, क्यों, क्योंकि चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, ऐसा या फिर ऐसा, दोनों में से कुछ भी, ऐसा या फिर ऐसा, दोनों ही केस क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस है, ठीक है, ग्रेट। फिर आता है एमीटर, जैसे कि मैंने तुमको बताया, एमीटर क्या यूज के लिए होता है, करंट मेजर करने के लिए। फिर आता है वोल्ट मीटर, इसका काम क्या है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, पर वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बस एक ही जगह वी लगा दो तो ये वोल्ट मीटर बन गया, ऐसा, मतलब सिंबल के केस में, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, तो ये देखो यार, जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा था, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। जब मैंने शुरुआत में तुमको फॉर्मूला बताया था ना, Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है, और पूछा था कि बताओ एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक कूलम चार्ज में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। क्योंकि E मुझे पता है, E तो हमें शुरुआत से पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q उसने मुझे दे दिया 1, तो हमें N निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, N इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, एक आटापीटी की जाएगी, तो ये आंसर आएगा, ठीक, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है उस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर मैं तुमको इसका लॉजिक समझाऊंगा, इसका लॉजिक क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब आपको चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, ऐसा बोलो, कितना वर्क करना पड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें जो, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें जो चार्ज को मूव करने में मेहनत लगी, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में मेहनत लगी, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस इज W अपॉन क्यू। मैं समझाता हूं इसका लॉजिक क्या है पूरा, अभी तो मैं सिर्फ तुमको फॉर्मूला ये बता रहा हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ठीक है, वेयर V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत सही। W स्टैंड्स फॉर वर्क, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये तो हमने किताबी भाषा में समझ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में चीज क्या है, इसका मतलब क्या है ना, ये हमारी एक्सपर्टीज में हमको समझना जरूरी है, ठीक है। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल लॉजिक क्या है, मतलब ये क्यों है, क्या है ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि सेल और बैटरी आर यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब है, ये सब अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, यू आर गोइंग टू लव इट लिटरली। देखते हैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब है ना, तुमको आने वाला है बिल्कुल मजा, ठीक है, क्योंकि अब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने वाले हैं, उससे देखो, उसको जब तुम देखते हो ना, तो उससे ये फॉर्मूला का रिलेशन दिखता नहीं है इतना, है कि हाँ ठीक है, मतलब ये तो कुछ और ही चीज है और फॉर्मूला कुछ और ही चीज है। पर पोटेंशियल डिफरेंस का जब तुम कॉन्सेप्ट समझोगे, ठीक है, तो वैसे बोलोगे वाह क्या बात है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा भैया, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी के बीच में पानी घुसा रहे हो, देखो ध्यान से सुनो। एक बात मुझे बताओ, हमने जनरली देखा है कि चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम के यही रूल है कि हाई लेवल से लो लेवल पर फ्लो कर रही होती है ना, या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करती है। एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे कि ये टैंक, दो टैंक्स हैं, टैंक ए और टैंक बी। इस टैंक में पानी ज्यादा लेवल तक भरा है, इस टैंक में पानी कम लेवल तक भरा है, ठीक है। एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है कि पानी किस टैंक से किस टैंक में फ्लो करेगा, भाई टैंक ए से टैंक बी में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पानी यहां से यहां फ्लो करेगा, यानी कि टैंक ए से टैंक बी पे फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसको भाई, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, हाइट डिफरेंस हो गया या फिर प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो उस कारण क्या हो रहा है कि पानी यहां से यहां फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या है कि एक डिफरेंस है, ठीक है। क्या है कि एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण ही पानी ने फ्लो किया। अगर डिफरेंस नहीं होता, मान लो ऐसा कुछ होता, ठीक है, मान लो यार ऐसा कुछ होता, ठीक है, एक सेकेंड सब हटाता हूं मैं, ठीक, एक डिफरेंस था, ठीक है, भले ही वो, अब हो सकता है कि यार मैं बताता हूं, मैं देखो बताता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता, यहां भी पानी यहां तक है और इसमें भी पानी यहां तक है, ये टैंक ए है, ये टैंक बी है, तो क्या यहां से यहां पानी फ्लो करता या फिर यहां से यहां पानी फ्लो करता? नहीं करता, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही इनकी हाइट में डिफरेंस है और ना ही कुछ प्रेशर में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। इस कारण क्या होगा कि वाटर विल नॉट फ्लो, ठीक है, वाटर विल नॉट फ्लो, समझ रहे हो बात को, ठीक है, वाटर विल नॉट फ्लो, ठीक है। तो एक डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर मैं एक नॉर्मल मेटल वायर लाकर रख दूं, ये मान लो वायर मेरे पास में, ठीक है, अगर एक मैं नॉर्मल वायर लाकर इधर सामने मेरे रख दूं और बोलूं कि चल अब करंट फ्लो कर, मतलब तेरे थ्रू करंट फ्लो करवा, तो क्या इसके थ्रू करंट फ्लो होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई। करंट फ्लो कैसे होगा, ठीक है, करंट फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, हमें एक बैटरी की जरूरत लगेगी, ठीक है, और उस बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके कारण करंट फ्लो होने लग जाता है या फिर उसके कारण चार्जेस फ्लो होने लग जाते हैं। देखो, ठीक है, अब तुमको आएगा मजा, इधर कहीं एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ी क्या? नहीं, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि जब मैं बात कर रहा हूं एक बैटरी या फिर एक सेल की, ठीक है, एक बैटरी या फिर एक सेल की, तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और सेल क्या है भैया? अपना नॉर्मल सेल। तो कुछ ऐसा होता है सेल, ठीक है, कुछ ऐसा सा सेल होता है, ठीक, बहुत सही। ये जो है ये अपना नेगेटिव साइड हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बेसिक समझना है हमको। होता ये है ना कि ये जो पॉजिटिव वाला साइड होता है, ठीक है, बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में समझो कि ये जो पॉजिटिव वाली साइड होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होती है। इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इनके पास क्या होता है? काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिव साइड के पास इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी मात्रा में होते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ ना कुछ अंदर रिएक्शन होती है जिस कारण ये होता है, जिसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डीप टॉपिक है। फिलहाल के लिए तुम ऐसा समझो कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिस कारण इधर साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर साइड जो है पॉजिटिव साइड बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। भाई जी भाई साहब हमको ना एक डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है, हमको जो है एक डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक डिफरेंस था जिस कारण पानी फ्लो किया, वैसे यहां पर अब एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है जिस कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब वो फ्लो कैसे करेंगे देखो जरा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि वायर ली, ठीक है, और वायर जो है इस बैटरी के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट कर दी, ठीक है, इस बैटरी के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट कर दी, ठीक है। होगा क्या, हमें पता है कि वायर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं, है ना, यही इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करना है। अच्छा, इधर साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इधर साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इधर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब टेक्निकली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाने चाहिए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही कनेक्शन हो रहा होता है ना, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। होगा क्या कि वो इस नेगेटिव साइड से, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे, वो इस नेगेटिव साइड से दूर भागना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो यहां पर काफी क्वांटिटी में नेगेटिव चार्जेस है ना, काफी क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव की साइड आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, वो तो बोलेंगे अरे भागो यहां से, यहां तो बहुत नेगेटिव चार्ज है ना। तो क्या होगा कि वो नहीं आना चाहेंगे, तो वो इससे दूर भागेंगे, इससे दूर भागेंगे मतलब इस डायरेक्शन में भागेंगे, ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में भागेंगे ताकि इससे दूर पहुंच जाए। और किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव वाली साइड, क्योंकि पहली बात तो ये पॉजिटिव वाली साइड है, दूसरी बात यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यार सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही थी वो हुई, जिस कारण नेगेटिव वाली साइड इलेक्ट्रॉन रिच बन गई, पॉजिटिव वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गई, उसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। फिर हमने कनेक्शन किया तो हमें ये पता चला कि यार हमें पता है कि यहां पर बहुत सारे वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब वो जैसे इस इलेक्ट्रॉन रिच साइड को देखेंगे वो उनसे दूर भागेंगे कि भैया लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस ना कभी पास पास नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो इनसे दूर भागेंगे मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएंगे मतलब कहां जा रहे हैं, वो पॉजिटिव की साइड जा रहे हैं। और हमें ये चीज भी पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। अब फिर से वही चीज होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे फिर से क्या होगा कि वो रिएक्शन होने वाला है, जिस कारण फिर से नेगेटिव की साइड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फिर नेगेटिव की साइड बहुत हो जाएंगे, जैसे सेल में एंटर करेंगे फिर यहां पर जो है वो ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बेसिक सा लॉजिक ये था कि यार सेल है, सेल के कारण या फिर बैटरी के कारण जो है जो नेगेटिव साइड है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी रिएक्शन होती है। बहुत डिटेल टॉपिक है वो, अभी तुम इतना समझो कि नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन की कमी वाली बन जाती है। जैसे हमने उसको वायर से कनेक्ट किया, हुआ ये कि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच साइड को देखा उनसे दूर भागना चाहा, ठीक है, उनसे क्या हुआ कि दूर भागना चाहा तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर गए वो नेगेटिव से दूर, ठीक है। इधर आ गया पॉजिटिव के पास में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम। जैसे सेल में एंटर करेंगे वापस वही रिएक्शन, वापस वही चीज होगी, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर जो है वो कम रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। ये लॉजिक होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अब इसके अंदर सीखने लायक है बहुत सारी चीजें, ठीक है, इसके अंदर जो सीखने लायक है वो बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, पर अभी फिलहाल के लिए आई होप कि इससे तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं फार्मूला के ऊपर। तो हमें जो डेफिनेशन वाइज याद रखना है वो ये है कि यूनिट चार्ज को मूव करने में हमें कितना वर्क लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने में, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल्स टू W बाय Q, ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। Q की चार्ज की कूलम होती है ना, बहुत बढ़िया। और V की अपनी वोल्ट होती है, ठीक, बहुत सी। समझ रहे हो ना बात को, मतलब मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से तुमको समझाया है, क्योंकि इसके अंदर ये टॉपिक बहुत डीप है, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे इसी, पर ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका लॉजिक इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है, ग्रेट। तो ये हो गया अपना ऐसा यूनिट क्या होती है भैया, तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तीसरा फॉर्मूला आ गया अपने पास में, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। अच्छा, यहां पर भी तुमसे सेम सवाल किया जाएगा, जैसे वहां पर किया गया था ना व्हाट इज 1 एम्पियर, वैसे यहां पर किया जाएगा व्हाट इज 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज 1 वोल्ट, अगर मुझे 1 वोल्ट चाहिए, मतलब 1 वोल्ट आंसर चाहिए, इसका क्या मतलब है, मुझे वर्क कितना रखना पड़ेगा 1 जूल, ठीक है, और चार्ज कितना रखना पड़ेगा 1 कूलम, ठीक है, वेरी गुड। तो कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट को, है ना भाई, जब 1 जूल का वर्क लग रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस 2 एंड्स, ठीक है, उसे हम क्या बुलाएंगे, 1 वोल्ट बुलाएंगे। क्या यही लिखा गया है क्या, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ
1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक, बहुत बढ़िया। जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, ठीक है, 1 जूल का काम किया जा रहा है, 1 जूल का वर्क किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, ठीक है, वो 1 वोल्ट होगा। बहुत ईजी है तो, ठीक, ग्रेट। अच्छा, जैसे कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर था, वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ऐसा अपना वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर किया जा सकता है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। ये भी अगेन एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने 2 एग्जांपल रखता हूं। एक ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें पानी यहां पर है और इसमें जो है पानी यहां पर, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। मान लो अभी ऐसा है, ठीक है, इसमें से पानी फ्लो करेगा, ठीक है, मान लो, ठीक है, इसमें यहां पर पानी और इसमें यहां पर पानी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको हटाओ, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। मुझे एक बात बताओ, इस वाले टैंक ए में और इस वाले टैंक बी में, ए में पानी यहां पर है, बी में पानी यहां पर है, ठीक है, बहुत सही। ये टैंक सी और टैंक डी है, ठीक है, टैंक सी और टैंक डी है ना, ग्रेट। मुझे बताओ पानी किस में ज्यादा फ्लो करेगा? तुम खुद सोच सकते हो यार, उधर ना डिफरेंस ज्यादा है, उधर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, या फिर अगर वो एक हाइट पे होता तो हाइट डिफरेंस ज्यादा होता, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कम है, यहाँ पर पानी कम फ्लो करेगा जब तक एक लेवल पर ना आ जाए, ठीक है, वहां पर पानी ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक, ग्रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फ्लो है, ठीक है, फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस पे, है ना। फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर डिफरेंस कम है तो पानी कम फ्लो कर रहा होगा, यहां पर डिफरेंस ज्यादा है तो पानी जो डिफरेंस है ज्यादा है तो पानी ज्यादा फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, वैसे ही मैं तुमको बताता हूं क्या होता है, ठीक है। वैसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा, है ना। तुम मुझे बताओ कि अगर भाई साहब अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, है ना, सब कुछ ज्यादा रेट में होगा, है ना, बहुत सही, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि V और I जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जांपल मैंने तुमको दे दिया टैंक का कि भैया प्रेशर डिफरेंस एक जगह ज्यादा था तो ज्यादा पानी फ्लो करेगा, एक जगह कम था तो कम पानी फ्लो करेगा, मतलब डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, ग्रेट। तो ओम्स लॉ यही कहता है, देखो जरा, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो आपका करंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ठीक है, ग्रेट। प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये कि फिजिकल जितनी भी कंडीशंस होती है और जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए देखो जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है, जो लाइन बनी है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है? इधर वोल्टेज है और इधर करंट है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है? इसलिए बनी है क्योंकि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर तुम बोलो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के, ठीक। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना उसको ही वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो जहां भी तुमको वोल्टेज दिखे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ग्रेट। तो ये देखो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। भाई साहब करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, ग्रेट। सो I इज इक्वल्स टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है, ग्रेट। अब हमें यार बचपन से एक चीज पढ़ाई गई है, वो ये है कि अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, ठीक है, तो हमें, और अगर हमें इक्वल टू का साइन लाना है तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, और वो कांस्टेंट इस केस में क्या है? देखो जरा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, IR इज इक्वल्स टू V, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के इज इक्वल टू का साइन आया है वो किस कारण से आया है? इस R के कारण आया है। तो R इज अ कांस्टेंट, ठीक है। R क्या है? R एक कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेट। R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो R क्या चीज है? रेजिस्टेंस है।
हाँ ये वही रेजिस्टेंस है जो तुम समझ रहे हो। जैसे कि मान लो वो नहीं होते जो एक्सरसाइज के लिए रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, है ना। जैसे कि वो बैंड के थ्रू अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपको रेजिस्ट करते हैं, है ना। वो आपको, अगर आपने उसको हाथ में पकड़ के रखा है और आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपको रेजिस्ट करते हैं, वो आपका हाथ उठने नहीं देते हैं, यानी कि वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो कि अगर आप रोड पर जा रहे हो, ठीक है, और बहुत सारा ट्रैफिक है, तो ये ट्रैफिक क्या कर रहा है, आपके फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है ना। ये ट्रैफिक क्या कर रहा है, आपके फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, आपको इजीली स्मूथली जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ट्रैफिक क्या है हमारे केस में, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। अगर ट्रैफिक नहीं होता, सोचो वो सिनेरियो जब ट्रैफिक नहीं होता तो हम बहुत इजीली जा सकते हैं, पर ट्रैफिक है मतलब क्या है कि हमारा फ्लो रेजिस्ट हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियां जो है हमारे फ्लो को रेजिस्ट कर रही है, हमें इजीली जाने नहीं दे रही, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी सेम वही होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है, मैं तुमको आगे डेफिनेशन में बताऊंगा इसी। रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है कि यार इलेक्ट्रॉन से फिर चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से फिर चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करना इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, तो उनको स्मूथली मूव ना करने देना, उनके रास्ते में कुछ ना कुछ बाधा डालना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डालना इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। ग्रेट। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है हमारे पास में, वो न्यूमेरिकल जो है वो इस फॉर्मूला को लेकर है, विच इज V इज इक्वल्स टू IR। हालांकि हमने इसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चंस जब भी जनरली आते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि हमको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है। क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर से, 4.2 एम्पियर का करंट जो है उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमें निकालना है वोल्टेज। अच्छा, V इज इक्वल्स टू IR, इस फॉर्मूला में मुझे I दे दिया, मुझे R दे दिया, मुझे V निकालना है। क्या मैं निकाल सकता हूं, बड़ी ही आसानी से निकाल सकता हूं। V हो जाएगा 4.2 इंटू 50, है ना। 50 इंटू 4.2 कितना होगा बताओ मेरे को जरा। 2 0 0 1 0 20 0 0 1 2 कितना हो जाएगा 210, ठीक है, वोल्ट। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर होते हैं, अगर ये नहीं लगाया तो नंबर कटते हैं, ठीक है। मैंने यार ये ना ये कोर्स के अंदर भी बताई थी ये स्टोरी, तो मैं भी बताता हूँ। हुआ क्या था ना, जब हमारी एक टेस्ट हुई थी, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, तो उसके अंदर उस टेस्ट में मुझे 50 में से 49 आए थे, या फिर मुझे नंबर याद नहीं आ रहे कितने आए थे, पर ऐसे कुछ थे, 1-2 नंबर ही कम थे मेरे, ठीक है। और मेरा दोस्त था, उसके सारे क्वेश्चन सही थे, पर कुछ 4 या 5 नंबर कटे थे, वो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ 4 या 5 नंबर कटे थे। अब मैं अपनी कॉपी देख रहा हूँ और उसकी कॉपी देख रहा हूँ, दोनों के आंसर सेम थे, ठीक है, कॉपी नहीं की थी, ठीक है, आंसर सेम थे, मतलब जो आंसर सबके आ रहे थे वो उसके भी आ रहे थे, है ना। फिर भी उसके 4 नंबर गायब थे। हम गए बिल्कुल ताव में सर के पास में, है ना, हमने बोला कि ये देखो, ठीक है, आपने नंबर कम दिए हमको, है ना, इसको नंबर कम दिए, इसके नंबर बढ़ा के दो, ये जो है सारे सही आंसर लिखे हुए, फिर भी आपने नंबर कम क्यों दिए। तो उसने बोला बेटा इधर आओ, इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। ये यूनिट लिखनी होती है, तूने एक भी जगह पर यूनिट नहीं लिखी है ना, तूने एक भी जगह पर यूनिट नहीं लिखी है। आंसर आया 210, तूने 210 लिख के छोड़ दिया, 500 आया 500 लिख के छोड़ दिया, क्या वोल्ट, ओम, एम्पियर, क्या, ठीक है। तो फिर हमने देखा बात तो सही थी, है ना। मैं खुद को कोस रहा था कि मैं जबरदस्ती हीरो बनने चलेगा, उसने एक भी यूनिट नहीं लिखी थी, तो उसके 4 से 5 नंबर ऐसे ही कट गए। मतलब जिस बच्चे का पोटेंशियल था कि वो फुल स्कोर कर सकता है, ठीक है, नंबर क्यों कटे, यूनिट ना लिखने के कारण, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि यूनिट अपने को लिखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये बात अपनी हो गई यार, है ना। रेजिस्टेंस की भी मैं बात तुमसे भी कर लेता हूं कि रेजिस्टेंस क्या है ना। रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने तुमको बताया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये अपना कंडक्टर है, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके बता रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑफ कोर्स एटम्स भी हैं यार, है ना। कहां से आए इलेक्ट्रॉन्स, वहीं से तो आ रहे हैं ना। तो एटम्स वगैरह भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। अच्छा, हम इसको उठाते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब मान लो इसके फ्लो की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, होगा क्या बताओ मेरे को, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा सीधे, यह आ जाएगा, इससे टकराएगा, ठीक है, फिर इससे टकराएगा, कैसे भी टकरा सकता है, फिर इससे टकराएगा, ठीक है, फिर इधर आना चाहा तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा दूर 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 दूर, तू मेरे जैसा है, लाइक है, ठीक है, यू आर लाइक चार्ज, तू मेरे पास नहीं आ सकता।
तो फिर इससे दूर भागेगा, कभी इधर चलेगा, ठीक है। इधर जाके ये बोलेगा नहीं 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 तू मेरे पास नहीं आएगा, दूर निकल, तो फिर ये वापस इधर जाने चाहेगा, इधर जाएगा, तो फिर वापस क्या होगा, ये बोलेगा मेरे पास नहीं, फिर इधर आएगा, ऐसे ऐसे करके फिर फाइनली निकलेगा, ठीक है। मतलब क्या देखा तुमने ये देखा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो पैसेज है, इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, वो बड़ी ही कठिनाइयों से भरा है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि रास्ते में उसे बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है। कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो वो रिपेल करेगा, कभी एटम से टकराएगा, ये वो दुनिया भर की चीजें होंगी, ठीक है। इसका ये मतलब है कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है ना, और वो बहुत ट्रैफिक के कारण बेचारा ढंग से निकल नहीं पा रहा। वही सोचो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, अगर बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होता तो क्या होता, अगर बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था तो क्या होता, ये बड़ी ही आसानी से जो है वो निकल जाता है ना, ये जो है बड़ी ही आसानी से निकल जाता, ठीक है। पर यहां पर देखो बहुत रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। और ये कहानी सिर्फ इसकी नहीं है, ऐसे लाखों है ना, ये भी होगा, सारे हैं सारे, ठीक है, क्योंकि सबको फ्लो करना है सबको फ्लो करना है कि नहीं। ग्रेट। तो जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तभी करंट फ्लो करेगा। अब वो चार्जेस का फ्लो देखो कितना मुश्किल है ना, वो चार्जेस का फ्लो देखो कितना मुश्किल है, कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है ना। तो ये जो कठिनाइयां आ रही हैं इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में, फ्लो में, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है यार, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम होती है, OHM, ओम, ठीक है। OHM, ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ग्रेट। उसका सिंबल क्या है, ये होता है ओम, ठीक है। ग्रेट। तो ये हो गई रेजिस्टेंस की बात इनिशियली कि भैया रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो यार ये सारी बेसिक बातें हो गई अपनी, है ना, इसमें ज्यादा अपने दिमाग लगाया नहीं, ठीक, क्योंकि बेसिक के साथ तो क्या दिमाग लगाएंगे ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, एक और चीज तुमको बता दूं कि हाँ, तो चलते हैं आगे, रेजिस्टेंस की और बातें कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की और बातें करनी है हमको। अच्छा, तो इतना हमने समझ लिया कि रेजिस्टेंस क्या है भैया, ऐसी प्रॉपर्टी एक कंडक्टर की जिसके कारण वो अपने ही तो करंट फ्लो होने नहीं देता। मतलब करंट फ्लो होना चाहता है पर ये कंडक्टर बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगा, पहले इस इलेक्ट्रॉन से टकरा, फिर उस एटम से टकरा, फिर इससे टकरा, उससे टकरा, ये सीन चल रहा होता है, ठीक है। बहुत सही, आहा क्या बात है। अभी तक हमने 1 एम्पियर की बात कर ली, 1 वोल्ट की बात कर ली, अब हम 1 ओम की बात करेंगे। आहा क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होगा 1 ओम, बताओ मेरे को। चलो, V इज टू IR फॉर्मूला होता है ना। ग्रेट। R क्या हो जाएगा, V बाय I हो जाएगा, ठीक है, V बाय I हो जाएगा। अच्छा, R 1 ओम कैसे आ सकता है भाई, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, कैसे आ रहा है कि वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए, करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। अच्छा, आ गया, ये आ गया है। बस अब क्या करना है यार, पढ़ लो। 1 ohm is defined as the resistance of a conductor with a potential difference of 1 volt applied to the ends, ठीक है, through which 1 ampere of current is flowing। अब इसको जैसा बोलना चाहो वैसा बोल लो, ठीक है, कि 1 ohm resistance is defined as the resistance in which 1 ampere current is flowing when potential difference of 1 volt is applied across the ends। ये तुम्हारे हाथ में, बस तुम्हें लिखते समय ये ध्यान रखना है कि 1 वोल्ट का जिक्र हो, 1 एम्पियर का जिक्र हो। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का जिक्र होगा तो जो एग्जामिनर है वो अपने आप समझ जाएंगे कि बच्चे को पता है, ठीक है, उसने 1 ओम के बारे में पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। ग्रेट, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज तुमको बता दूं, बहुत ही फनी चीज है, समझ गया नहीं है। 1 ओम कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सो 1 ओम इज सेड टू बी अ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड्स इज 1 वोल्ट एंड, ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। ये बहुत ही फनी सी बात बता दूं तुमको। देखो हुआ क्या था इसको, मतलब हमको जब पता चला था, जब ना, बहुत पुरानी बात है, जब मैं 9th क्लास में था, बहुत पुरानी बात। अब हुआ ये था कि 9th में ना हमारा एक विंग चेंज होता था, हमारा विंग ना ऐसा चेंज होता था, तो हम अलग बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में गए थे, है ना, और बिल्कुल ऐसे जोश में थे कि अरे वो आप तो सीनियर्स के साथ बैठेंगे, ये वो उस समय होता है ना, तो मतलब किसी भी सीनियर को ऐसे वो करते हो, आइडलाइज करते हो कि अरे 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 इनके जैसा बनना है। तो हम गए। अब कुछ सीनियर्स ना मेरे दोस्त थे, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे स्कूल के जो कि हम लोगों ने साथ में किए थे, है ना, तो कुछ सीनियर्स मेरे दोस्त थे। अब हम लोग ऐसी कॉरिडोर से जा रहे थे तो एक मेरे को बोलता कि देखो पता है हम लोग तो आंसर लिखते समय क्या करते हैं। मैंने कहा क्या। अब 9th में आप यार इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते हो, पर हाँ थोड़े बहुत तो आपके दिमाग के अंदर ऐसा वो होता है, चुल मची रहती है कि यार सही कह रहा होगा। कहता मेरे को कि हम ना क्या करते हैं, शुरुआत की लाइन लिखते हैं, बीच में गाना लिख देते हैं आंसर लिखते समय, और आखिरी में फिर से ना कंक्लूजन लिख देते हैं, तो हमको नंबर मिल जाते हैं। अब ये उसने मेरे को बताया कि शुरुआत में लाइन लिख दी नॉर्मल, उसके बाद गाने लिख दिए बीच में, है ना, आंसर को बड़ा करने के लिए, और आखिरी में कंक्लूजन लिख दिया। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत ही गजब चीज़ है, ये तो बहुत ही गजब चीज़ है। तो ये हर जगह फैलने लग गई
कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये वो। तो एक बच्चे ने सच्ची में लिख दिया, है ना। ये सबको पता था कि यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पकड़े जाने के बहुत चांसेस है, बहुत कूल लगेंगे इसमें, पर पकड़े जाने के हाई चांसेस है। एक बच्चे ने सच्ची में कर दिया। तो अगले दिन जब कॉपियां चेक होके आई, ठीक है, तो सबको कॉपियां बट गई, उसको कॉपी बट रही थी। तो मैम यार काफी अच्छी थी, मतलब उनका ऑफकोर्स उनका जो बिहेवियर था हमारे साथ वो बहुत अच्छा था, ठीक है। जो मैम ने उस बच्चे को बोला दैट वॉज वेरी अमेजिंग। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूं, कोई दूसरा टीचर होता तो ही और शी वुड हैव लॉस्ट हिज स्कूल, उसको बहुत डांट पड़ती, पर वो मैम ने उसको बोला कि अगली बार जब लिखो तो लिरिक्स सही लिखना। पूरी क्लास के सामने ये चल रहा है वहां पे। तो मतलब वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था, आज तक मेरे को याद है, ठीक है। आज भी जब हम कभी बात करते तो उस बार डिस्कशन होता है कि कैसे, मतलब कोई बच्चा कैसे लिख सकता है ना। तो ये काफी हवा चलती थी कि अरे 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 ये तो गाने लिख देंगे बीच में। तो अच्छा हुआ टीचर ने ज्यादा उसको डांटा नहीं तो बहुत डांट पड़ती बाकी कोई टीचर होते तो। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, है ना। अब हम लोग बात करने वाले, हम लोगों ने बात कर ली कि रेजिस्टेंस होता क्या है ना, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक। अब हम समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि यार अगर हमें बाहर जाना है तो कुछ फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करेगा, मम्मी मानेगी तो, पापा मानेंगे तो, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा बाहर निकलना डिपेंडेंट है ना, कि अगर मम्मी नहीं मानेगी तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, पापा नहीं मानेंगे तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, अगर मम्मी और पापा दोनों मानेंगे तो हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब अगर बाहर निकल रहे पार्टी में जाना है तो पैसे है कि नहीं वो भी एक फैक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। थोड़े से अलग होते हैं, वो हम देखते हैं। दो केसेस होते हैं, एक होता है लेंथ को लेकर, दूसरा होता है एरिया को लेकर। बड़ा ही मजेदार, तुमको बहुत मजा आएगा समझ के। मान लो एक कंडक्टर ये है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। दूसरा कंडक्टर ये है, इसको ब्लैक से बनाते हैं हम, ठीक है। दूसरा कंडक्टर जो है वो ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब इनको एज कंडक्टर मत समझो तुम, इनको समझो कि वो मार्केट नहीं होता है जो ऐसे एक गली में बहुत सारी दुकानें होती हैं ना, वैसी बहुत सारी शॉप्स होती है, वैसा समझो इसको। तो मान लो यहाँ पर शॉप है, 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 ठीक है। यहाँ लोग, ठीक है, यहाँ लोग, ठीक है, यहाँ लोग, यहाँ लोग, यहाँ लोग, यहाँ लोग, यहाँ, ठीक है, और तुम यहाँ पर हो, ठीक है। तुमने एंट्री मारी यहाँ से। एक सीधी सी बात है, यहां से निकलना और यहां पर शॉपिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जगह बहुत पतली है ना। जगह पतली है तो एक ही जगह पर बहुत सारे लोग हैं, वहीं पर दुकानें हैं, तो काफी कंजेस्टेड होगा। हमारे लिए यहां से निकलना बहुत मुश्किल वाला काम होगा। इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि यहां पर जो है ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। क्योंकि मैं जा रहा हूं, मैं इससे टकरा रहा हूं, कभी उससे टकरा रहा हूं, कभी इससे टकरा रहा हूं, कभी उससे टकरा रहा हूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहां पर ज्यादा होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। वही ये सेकंड मार्केट है, ठीक है। ये सेकंड मार्केट है, तुम यहां पर एंटर किया। ये मार्केट क्या है? ऐसी चौड़ी है ना, ऐसी एरिया में ज्यादा है। तो यहां पर एक दुकान है, यहां पर एक दुकान है, यहां पर एक दुकान है, यहां पर लोग, यहां पर लोग, यहां पर लोग, यहां पर लोग, यहां पर लोग बटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है ना। तुम सोचो, अगर रोड बड़ी हो और साइड में दुकानें हो तो लोगों का चलना आसान हो जाता है, लोग एक दूसरे से कम टकराते हैं, है ना। वैसे ही होगा हमारे साथ में भी कि हम इजीली शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे, इजीली जा पाएंगे। इससे मतलब क्या होगा? मतलब हम इजीली जा पा रहे हैं, है ना। मतलब हमें रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। भाई हम अगर इजीली नहीं जा पाते तो उसका कारण क्या था? कि रेजिस्टेंस ज्यादा था, है ना। हम इजीली जा पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस कम है। क्योंकि हम अगर इजीली जा पाएंगे उसका कारण यही होगा ना कि रेजिस्टेंस कम ऑफर हो रहा है। सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। सेम इज द केस विथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। समझाता हूं कैसे। मतलब ये कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, ठीक है, तुम सोचो अगर ये बहुत लंबा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबा है ना, और जगह बहुत पतली है ना, एरिया कम है, जगह बहुत पतली और बहुत लंबा है, तो तुमको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा आगे तक, है ना। अच्छा, तो लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, यानी कि करंट लेस, करंट कम। फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसे कह सकते हो, इसको हटा दो फिलहाल के लिए, तुम बस रेजिस्टेंस पर ध्यान दो कि यार तुम चल रहे हो, तुमको बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, क्योंकि लेंथ ज्यादा है। तो जब लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा ऑफर होता है। अच्छा, यहां पर आओ,
यहां पर जगह चौड़ी है, एरिया काफी ज्यादा है, ठीक है। एरिया काफी ज्यादा है, इसका यह मतलब है कि तुम आसानी से चल पा रहे हो। आसानी से चल पा रहे हो मतलब तुम्हें कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है ना, मतलब तुम्हें कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, क्योंकि उतनी ही आसानी से आप फ्लो कर पा रहे हो, ठीक है। यहां पर अब करंट के मामले में देखो, ठीक है, यहां पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को फ्लो करने में दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत होगी, है ना। यहां पर क्या होगा कि एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में आसानी होगी। इन शॉर्ट, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में दिक्कत होती है। मैंने बहुत बार तुमको एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। अगर जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में आसानी होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात हमने समझ ली। अच्छा, तो ये देखो, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में भी आने वाला है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मान लिया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A मान लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, क्योंकि L ऊपर है और A नीचे है, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब हमको पता है क्या, हमको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लाने की जरूरत पड़ती है। वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है रो, रोने वाला रो नहीं, रो मतलब रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो L बाय A, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे हटा, रो लगा के। एंड व्हाट इज रो, रो इज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के बीच में, क्या है भैया ना, मेरे को रो और रेजिस्टेंस के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ये रो और रेजिस्टेंस के बीच का फर्क क्या है, ठीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, इसको भी समझा देंगे, ठीक है। यहां तक हम समझ गए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हमने कंबाइन करके ये बनाया, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया जो कि है रो। तो R हो जाएगा रो L बाय A, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक नेचुरल रेजिस्टेंस, ठीक, ग्रेट। अब हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस समझने से पहले रेजिस्टेंस हम किन किन टाइप के देखेंगे वो समझ लेते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है यार, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सीरीज और पैरेलल का क्या मतलब है, सीरीज और पैरेलल मतलब किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है रेजिस्टर्स का, ठीक है। जैसे कि अगर तुम ये देखोगे, अगर इसको देखोगे तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। ये सब भूल जाओ, ये क्या लगा हुआ सब भूल जाओ, वैसे तो वोल्ट मीटर है पर भूल जाओ। ये एक रेजिस्टर है ना, और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है मान लो, ठीक है। ये एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है मान लो R2, ठीक है। और ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये तीनों रेजिस्टर्स एक ही लाइन में लगे हुए हैं, बैक टू बैक, है ना, ऐसे लगे हुए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बैक टू बैक लगे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज, ठीक है। ये क्या है, सीरीज है। क्यों, क्योंकि एक सीरीज ऑफ मतलब एक ही लाइन में सारे रेजिस्टर्स हैं, है ना, ये सब एक ही लाइन में है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में नहीं होता, दिवाली के टाइम पे सीरीज लगती है, क्योंकि वो सारी की सारी जो लाइटें होती हैं, है ना, वो सारी की सारी जो लाइटें होती हैं, ऐसे इस प्रकार की कुछ वो लाइटें दिखती हैं, ठीक है, वो सारी एक सीरीज में होती हैं, है ना, वो सारी की सारी एक ही लाइन में एक ही सीरीज में होती है, तो इसलिए उसको हम सीरीज बुलाते हैं। वही सेम खेल है यहाँ पर, सारे रेजिस्टर्स जो हैं, जैसे कि जो R1 ऑफर कर रहा है वो भी, जो R2 ऑफर कर रहा है वो भी, और जो R3 ऑफर कर रहा है वो भी, तीनों एक ही लाइन में है, तो इसको हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस बुलाते हैं। अच्छा, वही अगर मैं बोलूं कि एक और टाइप का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है जो कि होता है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या भाई, हमको पता है ये और ये तीन कैसी लाइन्स है यार, ये तीन पैरेलल लाइन्स है ना, ये तीन कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है ना, बहुत बढ़िया। वैसे ही टाइप का कुछ होता है पैरेलल रेजिस्टेंस, ये देखो, मान लो इसका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। यहां पर ये कनेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। देखो जरा, यही देख लो, नहीं तो R1, R2 और R3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तीनों कैसे कनेक्टेड है, एक के नीचे एक कनेक्टेड है, और कैसे कनेक्टेड है, वो भी पैरेलल, है ना, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो ये रेजिस्टेंस, ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। ये कैसा है, पैरेलल है। समझ गए बात को, बहुत सही। तो सीरीज मतलब क्या, बैक टू बैक, ये सीरीज। पैरेलल मतलब क्या, जो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है,
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पर लगा दो। ये सारे कैसे हैं? पैरेलल है, ठीक है, ये सारे कैसे हैं? पैरेलल है, ठीक, ग्रेट, बहुत सही। अब हम आगे समझेंगे इनके फॉर्मूलाज, है ना, समझते हैं, चलो। अच्छा, अब पहले बात करते हैं यार सीरीज रेजिस्टेंस की। सबसे पहले किसकी बात होगी? सीरीज रेजिस्टेंस की बात होगी। ऑल्सो एक चीज तुमको बता दूं, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, लाल कलर का बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हें बहुत सारा अच्छा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ में लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को अगर पसंद आया तो, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो पाए, और वो भी एग्जाम के अंदर गाने ना लिख के आए, ठीक है। बात हम करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस की। देखो सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक चीज तुमको बताता हूं कि जो यहां से करंट निकल रहा है आई, है ना, मान लो ऐसे आई करंट निकल रहा है, ठीक है, तो इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। यानी कि जो करंट इसके अक्रॉस है वही करंट इसके अक्रॉस रहेगा और वही करंट इसके अक्रॉस रहेगा, ठीक है। तो सीरीज, ये देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, और इसको ऐसे ही समझो, ठीक है, एक बार में बिल्कुल घोट के पी जाओ। वो क्या है? वो ये है कि सीरीज के केस में जो करंट है ना वो सेम रहेगा, ठीक है, करंट जो है वो सेम रहेगा, मतलब जो करंट इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस रहेगा और वही इसके अक्रॉस रहेगा। तो करंट में कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है, करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही केसेस में अलग होगा। जैसे कि इस R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ठीक है, तो इनके अक्रॉस वो ड्रॉप हो जाएगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना है? R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3 है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इन रेजिस्टर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उनके थ्रू करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, ये वाला, पर जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हर एक के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, चेंज रहता है, ठीक है, सच दैट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के, है ना, क्योंकि कुछ नया तो जन्म नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि यहां पर एक नया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। तो V1 की वैल्यू इस जितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस उससे भी ज्यादा नहीं, भाई जो भी होना है उसी में होना है। तो तुम बस इतना समझो यार, बस इतना समझो कि सीरीज में सबके अक्रॉस करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, इतना याद रखो बस। और जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा? चेंज होगा, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज होगा। बहुत सही, ठीक। हाँ, अब समझते हैं कि हम इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V भाई V1 प्लस V2 प्लस V3, हाँ या ना? बताओ मेरे को। बिल्कुल हाँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कोई नया तो जन्म होगा नहीं, तो जो यही था वही इन तीनों में ड्रॉप हुआ। जैसे कि मान लो कि मैंने 8 को लिख दिया 3 प्लस 2 प्लस, या फिर ऐसे लिख दिया मैंने 8 को लिख दिया मैंने 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 1 लिख दिया है, फिर 4 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, भाई तीनों को ऐड करने पे तो यही आएगा ना, है ना। तीनों को एक को तुमने तोड़ दिया 3 में, पर तीनों को जब ऐड करोगे तो वापस यही आएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, तो वही सीन है। तो हमने क्या किया कि V जो है उसको V1 V2 और V3 में तोड़ दिया। हमने नहीं तोड़ा, वो इसलिए टूटा क्योंकि यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे और इनकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज रहता है ना। ये जो कनेक्टेड ना, पर ये क्या है? ये आपके वोल्ट मीटर्स है, तो ये वाला वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ये वाला इसके अक्रॉस का और ये वाला इसके अक्रॉस का, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का मान लो V1 आया, इसके अक्रॉस का मान लो V2 आया और इसके अक्रॉस का मान लो V3 आया, ठीक है। तो V कितना हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, हमें एक चीज पता है यार कि V इज इक्वल टू IR होता है, बिल्कुल होता है। V इज इक्वल टू IR होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। V इज इक्वल टू IR जो है वो होता है, ग्रेट। तो अगर मैं V की जगह पर IR लिख दूं तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। वही अगर मैं V1 की जगह पर R1 लिख दूं, क्यों? क्योंकि I जो है, मैंने जैसे कि बताया, करंट सबके अक्रॉस सेम रहेगा, तो इसके अक्रॉस भी I ही रहेगा, इसके अक्रॉस भी I, इसके अक्रॉस भी I, है ना। पर इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, ठीक है। तो V1 को मैं R1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वैसे ही V2 को मैं क्या लिख सकता हूं? R2 लिख सकता हूं, और V3 को मैं R3 लिख सकता हूं, है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ मेरे को। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि करंट सबके अक्रॉस सेम है, R1 R2 R3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ग्रेट। अब एक काम करो, I कॉमन निकाल लो, तो IR हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ग्रेट। I से I कैंसिल, R कितना आया अपना? ये देखो R कितना आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस R इज नॉट सिंपल R, बट इज R इक्विवेलेंट। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस पूरे सर्किट का मुझे रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा,
तो वो ये होगा, जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा ना, इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास में सीरीज के केस में अगर मुझे कोई दे देता है एक क्वेश्चन, बोलता है ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, ये R1 है, ये है 3 ओम, ये है R2, ये है 4 ओम और ये है R3, ये है 5 ओम, ठीक है। मुझे कोई पूछता है कि बताओ इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरे को फॉर्मूला पता है सीरीज का, वो क्या होता है ReQ इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है आपका, ये फाइनल फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा 3, R2 कितना हो जाएगा 4, R3 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 4 7, 7 और 5 12, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, सबको ऐड करने पे कितना आया 12 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये तो यहां तक तो डेरिवेशन था यार, देखो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीरीज के केस में सारे रेजिस्टर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, भले ऐसे कितने भी हो, 5 हो 6 हो 10 हो, अगर सारे सीरीज में है तो सबको बस डायरेक्टली ऐड करना है, ठीक है, ग्रेट। तो मुझे कोई दे दे कि 5 ओम है, ये 4 ओम, ये 3, ये 10, ये 15, ये 16, ये 18, ऐसे 5-6 दे दिए, बोला कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है, 5 4 जितने भी है सबको ऐड कर दूंगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, ग्रेट। तो ये बात हो गई अपनी सीरीज की। सीरीज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। फिर हम आते हैं यार पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर, और पैरेलल के केस में कहानी थोड़ी सी चेंज होती है, बदली बदली सी होती है। क्या होती है वो देखते हैं जरा, ठीक है, क्या होती है। देखो हमने सीरीज में क्या देखा, सीरीज के केस में करंट जो है वो सेम था सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ठीक है, और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट था, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट था। पैरेलल में इसका उल्टा हो जाता है, बस करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, करंट जो है वो चेंज हो जाएगा एंड जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, ठीक है, वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, तुम देखो जरा यार, खुद देखो, जब करंट यहां से आएगा, करंट ऐसे जब आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर करंट के पास जाने के 3 रास्ते हैं, या तो करंट यहां जा सकता है, करंट यहां जा सकता है और करंट यहां भी जा सकता है, तो भाई करंट तीनों डायरेक्शन में जाएगा। तो जो करंट यहां पर था, ठीक है, जो करंट यहां पर था अब वो 3 डायरेक्शन में बढ़ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान लो कि इधर साइड I1 चले गया, इधर साइड I2 चले गया और इधर साइड I3 चले गया, है कि नहीं। तो यहां पर जो आपका I करंट आ रहा था वो 3 में डिवाइड हो गया, यहां पर I1 I2 और I3, क्योंकि उसके पास जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। वही जब मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो यार ये देखो सारे के सारे जो है वो इससे ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर कोई बात नहीं, ठीक है, बस इतना तुम समझो। तुम करंट का देखो, बस इधर क्या है, इधर करंट के पास जाने का एक ही रास्ता है, तो वो इसी से जाएगा, ठीक है, इसलिए करंट नहीं बढ़ता, करंट को देखो सिर्फ, ठीक है। वही जब मैं बात करता हूं इधर, तो करंट के पास जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है, करंट के पास जाने के 3 रास्ते हैं, तो इसलिए वो बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा था, इसके अक्रॉस V1 था, इसके अक्रॉस V2 था, इसके अक्रॉस V3 था, और सब मिला देंगे तो V हो जाएगा, तो हमने ये लिख दिया था। अब देखो जरा, यहां पर आपका जो I करंट है, ठीक है, वो 3 में बढ़ गया, एक है I1, दूसरा है I2 और तीसरा है I3, है कि नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इस पॉइंट पर नया करंट आ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, नहीं, जो I था वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि मान लो मैं जो है वो, जैसे कि मान लो कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, या फिर मान लो ऐसा छोड़ो इसको, ऐसा करो उसको, मेरे पास मान लो कि 10 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास मान लो कि 10 रुपए हैं, है ना। अब वो 10 रुपए मेरे को 3 लोगों में बांटने हैं, मान लो मैंने एक को दे दिया 2, एक को दे दिया 5 रुपए और एक को दे दिया मैंने 3 रुपए, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो 10 ही आएगा ना, मतलब मेरे पास जो पैसा था मैंने उसको 3 में बांट दिया, ठीक है। वैसे यहां पर जो करंट था वो 3 में बढ़ गया, तीनों को जब ऐड करोगे वो जो है वो वापस से आपका 10 आ जाएगा। जैसे कि किसने मेरे से, मतलब मेरे पास 10 रुपए थे तो मैंने 3 लोगों में बांटे, एक को 2 रुपए दिए, एक को 5 रुपए दिए, एक को 3 रुपए दिए, ठीक है। तो ये सब जब मेरे को वापस करेंगे, ठीक है, ये 2 देगा, ये 5 देगा, ये 3 देगा, तो क्या होगा, मेरे पास वापस 10 रुपए हो जाएंगे। वैसे ही जब ये करंट यहां से ऐसे 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 यहां पर आएगा, ठीक है, तो ये वापस अपना आय है ना, ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ पर आय है, ठीक है, तो ये जो बटा था ना, ये बट के वापस से अपना आय इधर आ जाएगा, ठीक है। वो पैसे वाला एग्जांपल याद रखो बस। तो वही है कि तीनों के अक्रॉस क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, इधर क्या डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। इधर क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, इधर करंट डिवाइड हो गया, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा
V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो क्या मैं V बाय आर इज इक्वल्स टू आई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो I की जगह मैं लिख दूंगा V बाय आर, ठीक है। I1 की जगह लिख दूंगा V बाय R1, क्योंकि V सबके अक्रॉस सेम रहेगा, प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ गए? बहुत बढ़िया, समझ गए? बहुत सही। अब क्या करना है? अब V कॉमन निकाल लो। तो मैंने V कॉमन निकाल लिया। V कॉमन निकालने पर क्या हुआ? V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V से V हो जाएगा कैंसर, तो 1/R हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, मतलब हाँ, इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। बहुत सही, समझ गए बात को? बहुत सही, है ना? तो अगर आपको करंट के केस में निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको करंट के केस में निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे कि मान लो R1 है आपका 3 ओम, R2 है आपका 6 ओम और R3 है आपका 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ जरा, सॉल्व करते हैं। 1/Req इज इक्वल्स टू 1/R1, R1 कितना है 3 प्लस 1/R2, R2 कितना है 6 प्लस 1/R3, R3 कितना है 12, ठीक है। इसका MCQ लेंगे हम, इसका LCM लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 4 प्लस ये हो जाएगा अपना 2 प्लस ये 1 ही रहेगा, अपॉन हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और ये 7/12 हो जाएगा, ठीक है। 1/Req इज इक्वल्स टू 7/12। आंसर ये नहीं है आपका। आंसर क्या है? आपको Req निकालना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो Req कितना आ जाएगा? 12/7। ये फाइनल आंसर है। बच्चे क्या बोलते हैं कि भैया Req आ गया 7/12, नहीं, Req 7/12 नहीं आया है, 1/Req 7/12 आया है, ठीक है। Req कितना होगा? इसको रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 12/7। तो आंसर 12/7 आएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट तुमको समझाना था, ग्रेट, है ना। अब यहां पर हमने रेजिस्टेंसेस की बात कर लिया, ठीक है। जितने भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, सीरीज के केस में सारे रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं, पैरेलल के केस में रेसिप्रोकल लेकर होता है। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि देखो वोल्ट मीटर को ना हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपका कंडक्टर है या फिर ये आपका रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इसके पैरेलल में देखो वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है ना। और यहां पर देखो ये आपका डिवाइस है जो कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ठीक है। उसके सीरीज में, ये देखो सीरीज में है, करंट यहां से आया 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 आया, कहीं बट नहीं रहा, तो ये एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट ऐसा होता है कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसका कारण क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूं। कारण यह है कि वोल्ट मीटर जो होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब करंट यहां पर आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं, मान लेते हैं कि अगर वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट किया होता तो क्या होता, है ना। अगर वोल्ट मीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया होता तो क्या होता? ये रेजिस्टर है, मान लो ये वोल्ट मीटर है यहां पर, तो क्या होता? अरे भाई साहब, ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कि करंट फ्लो ही नहीं होना चाहता, है ना। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है इस पूरे के पूरे सर्किट का वो बहुत ज्यादा हो जाता, है ना। इसका मान लो कि कैपिटल R है और इसका मान लो कि स्मॉल r रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं? R प्लस R हो जाता, है ना, R प्लस R हो जाता। मतलब क्या होता? रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो करंट फ्लो होने में दिक्कत होती ना भाई। करंट क्या बोलता है? हम क्या बोलते हैं कि अगर बहुत भीड़ है मार्केट में तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ही करंट क्या बोलेगा? यार ये वोल्ट मीटर बहुत रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, प्लस ये रेजिस्टेंस तो था ही, तो इतने ज्यादा रेजिस्टेंस में मैं फ्लो कैसे कर सकता हूं? इसीलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। करंट ऐसे आता है और यहां पर जाने की सोचता ही नहीं है, ठीक है। यहां पर जाने की सोचता ही नहीं है क्योंकि भैया ये बहुत रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसके पास तो हमको जाना ही नहीं है, तो इसलिए सीधे निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, वो बहुत माइन्यूट सा फर्क हो सकता है, पर हाँ इसका कारण ये है कि अगर सीन ये है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। ये इन दोनों को मिला के रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा ना, करंट तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया, है ना। ग्रेट, इसलिए सीरीज में इसको इसमें कनेक्ट किया जाता है ताकि भैया करंट वहां जाने की सोचे ही नहीं और वो अपना काम भी कर ले। अच्छा, वही बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। बहुत सही। अब होता यह है कि अगर मान लो ये आपका रजिस्टर है और आपने एमीटर को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना, और करंट यहां से आ रहा है,
तो करंट के पास तो दो रास्ते जाने के, क्यों? क्योंकि एमीटर के पास में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एमीटर बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट को तो यही चाहिए कि जहां कम रेजिस्टेंस है मैं वहीं पर जाऊं। तो रेजिस्टेंस तो करंट यहां पर चले जाएगा, बहुत सारा करंट यहां पर चले जाएगा, जिसके कारण एमीटर डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल यहां पर वो होने वाला है ना, और करंट यहां से फ्लो भी कर जाएगा। ठीक है, पैरेलल में करते तो क्या होता, करंट दो डायरेक्शन में बढ़ जाता, एक इधर और एक इधर, है ना, और भाई रेजिस्टेंस कम है काफी, तो एमीटर ब्रेक होने के चांसेस है। ठीक है, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसलिए उसको सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण करंट फ्लो होने में दिक्कत होगी। एमीटर के केस में क्या है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसको अगर पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या होता, करंट उसके थ्रू भी जा सकता था और वो एमीटर डैमेज भी हो सकता है, इसलिए इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये काम भी अपना कर ले और कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डिफरेंस के ऊपर, जो कि बहुत ईजी चीज है, बहुत ईजी चीज है, 2 मिनट में समझा दूंगा मैं तुमको। ठीक है, ये पढ़ो एक बार, ये पढ़ के ना मैक्सिमम बच्चों को समझ ही नहीं आता है। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अच्छा, ये हम पढ़ के आए हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, it depends on the type of substance, physical conditions such as temperature and pressure and dimensions of the conductor. It depends on the type of substance, temperature of the conductor and pressure exerted on the conductor. Its SI unit is ohm and its SI unit is ohm meter. सब भूल जाओ, अभी ध्यान दो इधर। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये दूसरा कंडक्टर है, समझ गए? इसकी लेंथ मान लो कि 4 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए बात को? ग्रेट। इसकी लेंथ भी मान लो 4 मीटर है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये जो वायर है वो एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, और ये जो वायर है वो कॉपर का वायर है। अब इस केस में इन दोनों वायर के केस में क्या रेजिस्टेंस सेम होगा या फिर रेजिस्टिविटी सेम होगी? सोचो जरा। रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? देखो जरा, टाइप ऑफ सिस्टम तो चलो करता ही है, पर वो डिपेंड किस चीज पर कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डायमीटर, वो डिपेंड कर रहा है डायमेंशंस के ऊपर भी। ठीक है, यानी कि लेंथ क्या है कंडक्टर की, ठीक है, उसके बाद में जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, चलो वो भी छोड़ दो वो सब, वो भी छोड़ दो, है ना। इतना हमको समझ में आ चुका है, ठीक है, इतना हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि यार इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन दोनों कंडक्टर्स की लेंथ सेम है और इन दोनों कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। फर्क इतना है कि ये एल्यूमिनियम का है और ये कॉपर का है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का है और ये कॉपर का है। अब आएगा असली मजा, जब हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ पाएंगे। अब देखो सीन क्या है, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, एक सेकेंड, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? मेन चीजें क्या है भाई? वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है ना, किस मटेरियल से बना हुआ है। लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। यहां पर देखो जो नेचर ऑफ मटेरियल है अलग अलग है, ठीक है, यहां पर किसी और मटेरियल का बना है, यहां पर किसी और मटेरियल का बना है। तो क्या इन दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, है ना। अच्छा, इससे तुमको रेजिस्टिविटी समझ में नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी समझ में आएगा अब। मान लो कि अब हमने लिया ऐसा कुछ, ठीक है, हमने लिया ऐसा कुछ, ठीक है, ग्रेट, और दोनों ही मान लो कॉपर के हैं, दोनों ही मान लो क्या है? कॉपर के हैं, या फिर जो तुम लेना चाहो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर, जो भी इच्छा हो, हमने कॉपर ले लिया, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, ऑफ कोर्स दिख रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है और इसकी लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। ये लेक्चर तुम कब देख रहे हो, है ना? 9:30 बजे देख रहे हो क्या? ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा, इसकी लेंथ कम है। अच्छा, पर दोनों जो है वो किसके बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए हैं। अच्छा भाई, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस नेचर पर डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहां पर यार जो लेंथ है ना वो अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस तो सेम नहीं होगा, रेजिस्टेंस जो है वो तो सेम नहीं होगा, पर रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि रेजिस्टिविटी को फर्क ही नहीं पड़ता यार कि किस की वो उसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है किससे? सब्सटेंस से। टेम्परेचर वगैरह भी है पर वो हम इतना ज्यादा अभी इसके अंदर पढ़ते नहीं है, जो मेन हम देखते हैं वो ये है क्या
कि वो डिपेंड कर रहा है भाई सब्सटेंस के ऊपर। ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, ठीक है, दोनों ही कॉपर के हैं, ठीक है, तो दोनों ही केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो अगर आपके पास में दो कंडक्टर्स है जिनकी लेंथ अलग है, एरिया अलग है, पर अगर मटेरियल सेम है तो उस केस में रेजिस्टेंस अलग होगा पर रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का मेन मुद्दा यह है कि वो डिपेंड कर रहा है कि भाई किस टाइप का सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, है ना, टू रेजिस्ट, है ना, ये एबिलिटी है, ठीक, ग्रेट। और इसकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि ये है, इनकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है ना, इनकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है। किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। बस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क इतना है कि रेजिस्टेंस जो है आपका, अगर तुम मेन देखने जाओ तो आपका लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, और नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो फैक्टर्स फिलहाल के लिए हम देख नहीं रहे, है ना। रेजिस्टिविटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो मेनली टाइप ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मान लो सब सेम रखा मैंने, ये प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ सेम है दोनों केस में, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिया, मैंने बोला कि यार जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो वो इस केस में क्या हुआ, अलग अलग हो गया, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार दोनों ही केस में लेंथ अलग अलग है, और कोई एक भी फैक्टर अगर इसमें से अलग हो गया इसका मतलब पूरा रेजिस्टेंस अलग होना है, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है ना, रो एल बाय ए होता है कि नहीं, वेरी गुड। अब अगर लेंथ अलग हो गई दोनों केस में, है ना, तो क्या होगा कि लेंथ जो है वो उसमें अलग होगी और दूसरे इसमें अलग होगी, है ना, ग्रेट। तो रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। वही रेजिस्टिविटी की जब मैं बात करूं तो वह डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ सब्सटेंस पे, क्या नेचर है, और नेचर दोनों का कॉपर का है, तो रेजिस्टिविटी दोनों केस में सेम होगी, ठीक है। बहुत सही। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? नथिंग बट तुमने देखा है कि जब करंट फ्लो हो रहा होता है, भाई इन जनरल तुमको बताता हूं, तो तुमने देखा होगा कि जो अप्लायंसेस हैं, चीजें हैं, वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है। हो क्या रहा होता है, देखो हो क्या रहा होता है, सिंपल सा लॉजिक तुमको बताता हूं, ठीक है। हो क्या रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है बढ़िया सा, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। जैसे ही वो किसी सब्सटेंस, जैसे ही वो मान लो किसी एटम से टकरा गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी ऐसी वेस्ट नहीं जा सकती, वो कन्वर्ट ही होनी है, ठीक है। तो जैसे ही, ठीक है, जैसे ही वो किसी एटम से अंदर टकरा रहा है, जिस भी चीज से टकरा रहा है अंदर, ठीक है, तो क्या होना है, तो होना ये कि वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और हमको एक चीज पता है, यहाँ पर तुम एक चीज देखोगे कि वर्क और एनर्जी, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर देखोगे कि एनर्जी की जगह पर वर्क लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि वो अगेन हमने देख रखा है कि बराबर वाला कुछ ना कुछ सीन उसमें होता है, ठीक है, बहुत सही। तो यहां पर तुम देखो, यहां पर तुम फिलहाल देखो, अभी सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि वर्क जो है अपना वो एनर्जी कहीं ना कहीं बराबर होता है, ठीक है। अब वो तुमने 9th के अंदर पढ़ रखा है, पूरा डिटेल में पढ़ रखा है कि नहीं, ग्रेट। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये अपना पॉइंट था। हमने देखा भी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, मान लो किसी से टकरा गया तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, फॉर्मूला पर आओ सीधा। वर्क डन क्या होता है, V इंटू क्यू, है ना, क्योंकि V क्या होता है, W अपॉन क्यू, है कि नहीं, बहुत सही, है कि नहीं, बहुत सही। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, चतुराई, क्योंकि देखो है कुछ नहीं, इनसे तुमको नए नए फॉर्मूलाज मिलेंगे, दैट इज इट, ठीक है। हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर मैं T को उधर ले जाऊं तो Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। तो मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, ठीक है, क्योंकि Q कितना है, I इंटू टी के बराबर, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है, ग्रेट। एक और चीज करते हैं, चलो एक और चीज करते हैं, वो क्या है, वो ये है कि यार V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो क्यों ना मैं इस V की जगह पर ये आई आर लिख दूं, मैंने लिख दिया आई आर इंटू आई इंटू टी, ठीक है। आई से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और चूंकि वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर है, इस केस में हम लोग हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो W की जगह पर मैंने H लगा दिया, विच डिनोट्स द हीट एनर्जी, ठीक है कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। बस कारण हमको समझना आना चाहिए कि यार क्या हो रहा था, है ना, क्या हो रहा था। इस फॉर्मूला को भी हम लेकर आए, तुमको यही याद करना है, फॉर्मूला तुमको मेन यही याद करना है, ठीक है। पर ये आया कैसे, तो ये ऐसे आया, ठीक है। ये वर्क से हमने यहाँ पर H क्यों लिख दिया, कारण क्या था उसका, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है।
बस। तो फिर भाई बहुत ईजी था, मैंने क्या किया, Q की जगह पर I इंटू टी लिख दिया क्योंकि वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि V की जगह पर I R लिख दिया, क्यों, क्योंकि वो अगेन फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, हीट का एक फॉर्मूला जो है वो आ चुका है, ठीक, बहुत से, है कि नहीं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। ये एक और लॉ है, लॉ है, ठीक है। क्या लॉ है? ये लॉ कहता है कि हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट पासेस, ठीक है। तो ये है कुछ नहीं, आपका वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है कुछ नहीं, वही वाला हीट का फॉर्मूला है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन अ हीट, या फिर हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, ठीक है, द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुमको ऐसा लिखना रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, ठीक है, तो ये रहा स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, दूसरा रेजिस्टेंस, तो ये रहा रेजिस्टेंस, तीसरा टाइम फॉर विच द करंट पासेस, तो टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग, कितने टाइम के लिए करंट जो है वो पास कर रहा है, ठीक, ग्रेट। तो यही होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है घर के अंदर। हम देखते हैं ना जनरली घर के अंदर ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिनका काम ही गर्म होना होता है, तो वो गर्म कैसे हो रहे होते हैं, भाई यही कारण होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इफेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या, एक तो आयरन में है, घर में यार सबके हम प्रेस बोलते हैं, ठीक है, तो आयरन क्या होता है, नीचे से गर्म हो जाती है तभी कपड़े प्रेस हो पाते हैं। बल्ब भी तुमने देखा होगा कि जब जलता है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। हीटर की जब मैं बात करूं तो हीटर का काम ही यही है कि वो हीट फेंके ना, ग्रेट। तो अलग अलग केसेस लिखे हुए हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380। तो उस बल्ब से जो लाइट आ रही है वो उस हीटिंग इफेक्ट के कारण ही आ रही है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो वो जो मेटल यूज हो रहा है, टंगस्टन मेटल यूज हो रहा है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो वो हीट हो जा रहा है, ठीक, ग्रेट, और उस कारण से जो लाइट है वो आ रही है। आयरन की जब मैं बात करता हूं तो आयरन इज मेड ऑफ एलॉयज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो एलॉयज आयरन के अंदर होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, तो उसमें से करंट पास होते रहता है, वो हीटअप होते रहता है और इस कारण वो काफी हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो गीजर के अंदर भी सेम सीन होता है, ठीक है, हीटर के अंदर और गीजर के अंदर भी सेम सीन होता है। जिन एलॉयज से वो बना हुआ है ना, ठीक है, जिन एलॉयज से वो बना हुआ है, ठीक है, जिन एलॉयज से वो बना हुआ है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिन एलॉयज से वो बना है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है। अब उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो वो हीटअप हो जाते हैं। तो इसी मैकेनिज्म पर सब काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। फ्यूज की जब मैं बात करता हूं, घरों के अंदर फ्यूज होते हैं, है ना, पढ़ के देखो एक बार। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ मेटल और alloy such as aluminum, copper, lead, etc. In case of flow of higher voltage than specified, फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। घरों के अंदर ना फ्यूज होते हैं, तुमको इसका बेसिक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। होता क्या है कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज होता है जहां पर हमारे सारे जो अप्लायंसेस है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा ना तो अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये फ्यूज ना होता तो क्या होता कि डायरेक्टली इन अप्लायंसेस को डैमेज पहुंच जाता। तो होता क्या है ना कि ये फ्यूज की भी एक लिमिट है, ठीक है। अगर उस स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो वो आगे तक उसको पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए फ्यूज का ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो खुद ही मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, वो खुद ही मेल्ट कर जाएगा ताकि वो हायर वोल्टेज आगे तक ना जा पाए और वो बाकी के अप्लायंसेस को डैमेज ना करें, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो क्या होता, डायरेक्टली सबको डैमेज पहुंच जाता। पर ये है, इसका मतलब क्या है, वो मेल्ट हो जाता है तो वो आगे पहुंचने नहीं देता, ठीक है, ग्रेट। फिर हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या चीज है यार, पावर क्या चीज है, हीट की बात करनी, पावर की बात करते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है, ग्रेट। तो पावर क्या होता है आपका, W/T हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हमने देखी थी, क्या देखी थी, वो ये देखी थी यार कि आप W को ना VIT भी लिख सकते हो। क्यों इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, पर तुमको समझ में आ जाएगा एक एक करके। कॉम्प्लिकेटेड मतलब किस सेंस में कि फॉर्मूला याद रखने पड़ते हैं। तुमको पता है कि W जो होता है वो क्या होता है भाई, V कितना होता है, W/Q होता है ना, तो V इंटू Q कितना हो जाता है, W हो जाता है। फिर हमने Q को क्या लिखा था, IT, तो VIT होता है अपना W। तो मैंने क्या किया ना, ये W की जगह पर मैंने VIT लिख दिया, तो P हो जाएगा VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो मेरे पास आ गया VI, खत्म बात।
ये एक फार्मूला आ गया। मतलब इन एक दो फार्मूला से आप बहुत सारे फार्मूलाज निकाल सकते हो, कोई इसकी गिनती नहीं है। और वो क्यों निकालते हैं वो मैं तुमको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है, वो मैं तुमको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। ग्रेट। तो ये थोड़ा सा हौच-पौच सा लग रहा है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ, वो स्लाइड ठीक करता हूँ, फिर अपन रिज्यूम करते हैं। अब यार ये जो अलग अलग फार्मूलाज तुम देख रहे हो ना, वो आए कैसे, बड़ी ही आसानी से आए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। P इज इक्वल्स टू वी आई, है ना। क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है ना। ये हमने यहाँ पर देख लिया अभी। अच्छा, बहुत सही। अब अगर मैं, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में क्या था, P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम था, है ना। P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम था। तो अगर मैं वर्क की जगह पर वो वाला फॉर्मूला ले लूं जो मेरे पास था ना, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो मैं H लिखूं, W लिखूं, मेरे को पता है एनर्जी वर्क के बराबर है। तो मैंने क्या किया, W की जगह पर इसको मान लिया कि W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है। W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और W की जगह पर लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, ठीक है। टी से टी कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहां पर देखो ये सारे डिराइव कैसे हो रहे हैं, ये सारे डिराइव हो रहे हैं वर्क का फॉर्मूला चेंज कर करके, ठीक है। पहले फॉर्मूला में हमने वर्क का क्या लिया, वीआईटी लिया, दूसरे में हमने वर्क को क्या लिया, आई स्क्वायर आरटी लिया। अब तीसरे में एक काम करते हैं, हम लेते हैं वर्क को, क्या क्या था हमारे पास में यार। अच्छा चलो अभी ये लेना है हमको, ये नया करेंगे हम कुछ, ठीक है। मुझे पता है कि वर्क क्या होता है, भाई जब मैं बात कर रहा हूं वर्क यहां पर लिखा हुआ है वी स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी। मतलब क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये मतलब क्या था इसका, देखो समझाता हूं मैं तुमको। पी कितना, अपना वर्क कितना होता है, वी आई टी होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, आई की जगह पर लिख दिया, आई की जगह पर लिख दिया वी बाय आर, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो वी बाय आर लिख दिया मैंने आई की जगह पर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हुआ ये, ठीक है, तो हुआ ये कि ये हो गया v इंटू वी बाय आर इंटू टी। तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। बहुत सही, है ना। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया एक मेरे पास में, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ गया, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, पावर में हमको पता है वर्क अपॉन टाइम होता है, तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, वर्क की जगह पर ये फॉर्मूला डालेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, अपना वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो वर्क के अपने पास में, सॉरी पावर के अपने पास में क्या हुआ कि 3 फॉर्मूला है, ठीक है। पावर के जो अपने पास में 3 फॉर्मूला है, कौन से आ गए भाई। एक आ गया अपने पास में ये वाला आई स्क्वायर आर, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है और पूछा है कि पावर क्या होगा, तो आप ये वाला आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, यहाँ पर बाय होगा, ठीक है। एक ये हो गया अपने पास में, ठीक है। एक हो गया पी इज इक्वल्स टू वी आई टी, एक हो गया पी इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये वाला हो गया, सॉरी वी आई हो गया, आई एम सो सॉरी, पी इज इक्वल्स टू वी आई हो गया, ठीक है। ग्रेट, हो गया अपने पास फार्मूला, बस करना क्या है अब, है ना। ये आए कैसे, ये तुमको पता होना चाहिए, तो मैंने तुमको बता दिया। अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है, तुम डायरेक्टली जो फॉर्मूलाज है वो याद रख सकते हो। पर वो आए कैसे, तो ये चीज ध्यान रखना बस कि पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, तो हमने वर्क का फॉर्मूला चेंज कर करके तीनों फॉर्मूला जो है वो ले आए। पहले केस में हमने वर्क को आई स्क्वायर आर टी ले लिया, क्योंकि एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, तो एच को हटा के हमने डब्ल्यू लगा दिया। फिर हमने वी स्क्वायर टी बाय आर ले लिया, क्योंकि हमको पता है कि v इज इक्वल टू आपका वो सब हमने किया, यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, एक और चीज, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो वॉट होती है, ठीक है। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है ना वो वॉट होती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी पावर का आंसर लिखो आगे डब्ल्यू लगाना, ग्रेट। अब यार देखो, जो वॉट यूनिट होती है ना, जब मैं पावर की बात करता हूँ तो जो वॉट यूनिट होती है बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवॉट। हम लोग जो एक्चुअली जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो किलोवॉट यूज करते हैं, ठीक है। एंड 1 किलोवॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, तो यहां पर हम किलोवॉट की बात करते हैं। अच्छा, ग्रेट, बहुत सही, है ना। एक और चीज यहां पर थी, वो ये थी कि सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ई पता है आपका क्या होता है, ई क्या होता है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। एनर्जी जो होता है ना वो क्या होता है, वो पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर, क्यों, क्योंकि वॉट पावर के लिए और आवर टाइम के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पावर इंटू टाइम होता है ना, बहुत सही। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट आर होती है ना, क्योंकि पावर की वॉट, टी की आर, है ना। सो व्हाट इज 1 वॉट आर, 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour,
है कि नहीं, ये हो गया 1 वॉट आवर। अच्छा बहुत सही। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वॉट आवर। ठीक है, क्या होती है, किलो वॉट आवर होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग यार डेली प्रैक्टिस में वॉट नहीं किलो वॉट यूज करते हैं, तो हमने किलो वॉट आवर यूज कर लिया। ये देखो 1 किलो वॉट आवर का हमको जूल में कन्वर्ट करना तो कैसे कर सकते हैं, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट, और सेकंड के लिए हमने 3600 सेकंड ले लिए। ठीक है, फिर हमने सब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में ये आया 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड, और यही क्या होता है, जूल होता है। ठीक, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। तो इन शॉर्ट जो हमने भी फॉर्मुलाज देखे, फॉर्मुलाज में याद रखना कि ये सारे फॉर्मुलाज आपके हैं। फिर एनर्जी का एक और फॉर्मुला हमने देखा, वो था पावर इनटू टाइम, जिससे कि हमको पता चला कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी, वॉट आवर होगी, क्योंकि पावर की वॉट होती है और टाइम की आर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना, सही है। फिर हमने देखा कि कॉमनली यूज जो यूनिट है वो किलो वॉट आवर है। ठीक, और इसको हम यूनिट बोलते हैं, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। सो दैट बीइंग सेड चैप्टर होता है समाप्त। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का एक अलग सा वीडियो आएगा जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, जिसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर करके हम लोग पावर के, हीट के, वर्क के, ठीक है, सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो लगा लगा के जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेक श्योर टू अटेंड द लेक्चर ऑल्सो, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स प्रॉपर डिटेल बढ़िया से तुम लोग के लिए आते रहते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग यार, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर इसको जरूर करना। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।